नमस्कार। स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें हेल्पफुल हो सकता है। और मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप इस क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे जो पहला सवाल पूछा गया है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य पाकिस्तानी सीमा से लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो इस वजह से ताकि मैं जिस तरह से आपको ये समझाने वाला हूँ आपको कितना इजी लगेगा वो आगे देखेंगे आप। चलिए पहले 5 सेकंड मैं आपको देता हूँ प्रत्येक सवाल पे। हमेशा की तरह आज भी 5 सेकंड है प्रत्येक क्वेश्चन पे। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य पाकिस्तानी सीमा से लगे हैं? ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको आंसर बता दूं इसका। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ये जो तीनों राज्य हैं ना फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए था, सॉरी क्वेश्चन होना चाहिए था पाकिस्तानी सीमा से नहीं लगे हैं। ऐसा ऐसा अगर सवाल होता तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए कोई बात नहीं है, आप जान लेंगे कि यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए राजस्थान जो है पाकिस्तान से लगा हुआ है, गुजरात ये भी पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं और पंजाब भी पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए। जबकि ये जो तमिलनाडु आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु दक्षिण भारतीय राज्य है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको अच्छी तरह से, मानचित्र के ऊपर समझते हैं इसको। फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे भारत का मैप है, भारत का मानचित्र है। इसमें मैं आपको अब बता दूं कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पे सवाल था कि कौन भारतीय राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि राजस्थान तो है ही, इसके बगल में पाकिस्तान है तो राजस्थान तो होगा ही। गुजरात भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का ही भाग है तो गुजरात भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पंजाब, यह भी आप दे सकते हैं तीसरे राज्य में। और हरियाणा तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित राज्य होते हुए भी यहाँ पे कुछ आप दे सकते हैं, देख रहे हैं। और ऊपर में जो जम्मू कश्मीर है यह भी पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ से इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है हमें सॉल्व करना, देख रहे हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सवाल का जवाब मैं आप समझता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर होगा कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ओके, और जम्मू कश्मीर जो कि उत्तर भारतीय राज्य हैं वो भी हैं। जबकि तमिलनाडु, तमिलनाडु फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तमिलनाडु ये है, आप देख सकते हैं नीचे ये तमिलनाडु है, तो इसका पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु ये पाकिस्तान से सटा हुआ भारतीय राज्य नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य, 4 राज्य, 2 राज्य या फिर 10 राज्य? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे होगा 8 राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे ABCD मैंने नहीं दिया है, आपको ऊपर से नीचे तक ABCD मान लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 8 राज्य। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा, चलिए इसको मानचित्र पे देखते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। इट मीन्स ये जो लाइन आप मैं ये काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। इस तरह से जो है ये रेखा गुजरती है। ओके, थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन यही कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और इस जो रेखा इसको माना गया है, कर्क रेखा इसको माना गया है, ये जो रेखा जिन सभी राज्यों से होकर के गुजर रही है वे सारे राज्य क्या होंगे? कर्क रेखा से होकर के गुजरेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात तो यहाँ पे होगा ही होगा,
मध्य प्रदेश होगा ही होगा, यहाँ पे झारखंड होगा ही होगा, और ये छत्तीसगढ़ भी होगा। ओके, और ये वेस्ट बंगाल भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे जो भी होगा आगे, तो इसी तरह से जो भी आगे राज्य है यहाँ पे स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि इस कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और इस मध्य से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है, तो वो जो रेखा गुजरती है वो रेखा जितने भी राज्य से होकर के गुजरेगी वो सारी राज्य इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर होगा। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना द्वीप कौन है? विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना द्वीप कौन है? आपको बताना है बोर्नियो द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप, मेडागास्कर द्वीप या फिर आयरलैंड द्वीप। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, 5 सेकंड है आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन भी 5 सेकंड का ही है। जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो इंडोनेशिया द्वीप होगा। ओके, इंडोनेशिया द्वीप जो है विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना द्वीप कौन है? तो इंडोनेशिया द्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल पर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे चौथा नंबर सवाल पूछा गया कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महादेश, एशिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश या दक्षिणी अमेरिका महादेश? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया महादेश। फ्रेंड्स, ये जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया महादेश सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है और उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये कि यह ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दूसरी बात ये कि उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल उष्ण मरुस्थल। ठीक है, उष्ण का मतलब फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा, गर्म। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है कि काराकुम और कजलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? नामीब मरुस्थल, सोमाली मरुस्थल, तुर्किस्तान मरुस्थल या फिर नन ऑफ दी अबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा उत्साहित हो सकूं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया कि काराकुम और कजुलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो ये तुर्किस्तान मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और चलते फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, तेहरान, बगदाद या फिर जकार्ता? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम अप हो चुका है। बहरीन की राजधानी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहरीन की राजधानी मनामा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहरीन की राजधानी मनामा है। और फ्रेंड्स यहाँ की मुद्रा की अगर हम बात करें तो दिनार है। दिनार मुद्रा का नाम क्या है?
बहरीन की राजधानी या फिर बहरीन की मुद्रा का नाम, बहरीन की राजधानी मनामा या फिर बहरीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो दिनार है। और इसकी राजधानी चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, बलूचिस्तान या फिर किर्गिस्तान है। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1 मिनट 1 मिनट, मैं आपको बता दूं, शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो भू आवेष्टित देश नहीं समझते होंगे, तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं। पहले ये समझिए कि भू आवेष्टित देश किसे कहा जाता है। ये भू आवेष्टित जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, तो ये भू आवेष्टित का मतलब होता है कि वैसे देश जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती, यानी ये देश चारों ओर से बाकी देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं, उसी को भू आवेष्टित देश कहा जाता है। जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी आप लोग अब समझ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए इसका आंसर देखते हैं, कजाकिस्तान यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, कजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है, तो ये कजाकिस्तान है, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स जो कि एशिया महादेश का अंग है, ये जो कजाकिस्तान है यह भी हमारे एशिया महादेश का ही अंग है। मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया महादेश मैंने इस वजह से कहा क्योंकि हमारा जो देश है भारत, ये किस महादेश में स्थित है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे एशिया महादेश में स्थित है हमारा भारत। और फ्रेंड्स इसी तरह से भारत का जो बगल में है ये चीन, यह भी एशिया महादेश में ही स्थित है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। और सबसे भू आवेशित देश कौन है, तो कजाकिस्तान है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि एलिसी पैलेस कहाँ पर स्थित है, अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर चीन। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। एलिसी पैलेस कहाँ पर स्थित है? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर है। फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो एलिसी पैलेस है, ये प्रेसिडेंट यानी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्हीं का ये सरकारी आवास कह सकते हैं, हाँ सरकारी आवास है ये एलिसी पैलेस। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि डिज्नीलैंड कहाँ पर स्थित है, भारत, यूएसए, जापान या फिर रूस। जल्दी से बताएंगे आंसर फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। डिज्नीलैंड कहाँ पर स्थित है? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो यूएसए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखने योग्य है कि ये जो डिज्नीलैंड है ये कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। लेकिन ये है क्या, डिज्नीलैंड है क्या, तो यह एक मनोरंजन का स्थान है जो कि यूएसए में स्थित है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें, डिज्नीलैंड के निर्माण की अगर हम बात करते हैं, तो इसका निर्माण ये 1955, हाँ 55 में ही हुआ था। डिज्नीलैंड का, 1 मिनट कचरा हो गया ज़्यादा, चलिए, ये यूएसए में स्थित है और इसका निर्माण 1955 में करवाया गया था। और ये करवाया था किसने, डिज्नी नामक व्यक्ति ने ही। जब डिज्नीलैंड है तो ये डिज्नी ना, यहाँ पे वाल्टर इलियास डिज्नी, ध्यान में रखेंगे, वाल्टर वाल्टर यहाँ पे यूएसए, और ये है 1955 में ये स्टैब्लिश हुआ। और वाल्टर डिज्नी शॉर्ट में आप ध्यान में रख सकते हैं, वाल्टर डिज्नी ने इसका ये निर्माण करवाया था 1955 में। और ये एक मनोरंजन का स्थान है। ओके,
चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 9वां, 7वां, तीसरा या फिर दूसरा? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स आंसर, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 2, यानी कि दूसरा स्थान। जब आपसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे, यानी पॉपुलेशन जब भी पूछे पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो यहाँ पे दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन फ्रेंड्स अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अगर आपसे एरिया पूछ दे, सरफेस पूछ दे, यानी सरफेस अगर पूछ दे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहें तो 7वां है फ्रेंड्स। ओके, तो जनसंख्या तो फ्रेंड्स हर एक बार जो जनगणना होती है उसके अकॉर्डिंग ही ना ये जनसंख्या होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स यहाँ से एक सवाल कि जनगणना भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इस जगह आपका आंसर होगा प्रत्येक 10 वर्ष की आबादी, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। ओके, इससे पहले 2011 में हुआ था, और अब 10 वर्ष अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये 2021 हो जाएगा, यानी कि 21 में अब जनगणना होनी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में पूछे तो आप दूसरा कहेंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आप कहेंगे कि 7वां स्थान है। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से एक बात और देख लें कि क्षेत्रफल की बात आई है तो आप लोग को पता है, अभी अभी मैंने बताया कि हमारा भारत एशिया महादेश में स्थित है, और पूरे एशिया महादेश में बहुत से देश हैं जिसमें कि हमारा भारत भी है। लेकिन एशिया महादेश में भारत का स्थान, मतलब हमारा भारत जो टोटल भारत है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 2.24, हाँ यही है, 2.24 प्रतिशत भूमि ही है जो, जिसमें कि हमारा भारत जो है, पूरा भारत हमारा 2.24% भूमि में ही पूरा भारत हमारा विद्यमान है। या फिर कह सकते हैं कि हमारा भारत पूरे एशिया महादेश का 2.24% का ही क्षेत्रफल है, जो कि हमारा पूरा भारत है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जल्दी से आंसर करेंगे। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपके पास 5 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करने की कृपा करेंगे, ताकि हम लोग और इससे ज़्यादा बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 17.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का मात्र 17.5% ही है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2833 किलोमीटर या फिर 1254 किलोमीटर? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है, और ये सवाल भी हम आपको अच्छी तरह से ऐसा समझाएंगे कि आपको याद रहेगा। ओके, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर। चलिए 5 सेकंड पूरे तो हो जाए। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और इसका आंसर फ्रेंड्स होगा भारत पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। चलिए पहले इसको समझते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, देखते हैं। और इंडिया के मैप में या फिर कोई भी मैप यानी कि मानचित्र अगर आप लेते हैं
तो उसमें ऊपर में जो होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। यानी कि ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ओके, यहाँ पे पूछा गया कि भारत का पूर्व से पश्चिम। ओके, पहले क्वेश्चन एक बार देख लें क्या था। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार। ओके, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार, यानी कि ये आपको इधर से इधर पूछा गया है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार, आपको मैं बता दूं कि पूर्व से पश्चिम में विस्तार जब भी पूछा जाए तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ओके, ये पूर्व से पश्चिम में विस्तार है, या फिर कैसे यूँ कहें कि पश्चिम से पूर्व में विस्तार, कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टा भी कह सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पे 2933 किलोमीटर ध्यान में रखना है। जबकि उत्तर से दक्षिण अगर पूछे, उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला नॉर्थ टू साउथ, अगर इस तरह से पूछे ये, तो आप यहाँ पे कहेंगे 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर इसका, यानी कि हमारा ये उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर समझ गए होंगे। जब भी पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर कहेंगे, यानी कि यहाँ पे आप सवाल का आंसर मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर देंगे, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933, जबकि उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार जब भी पूछे तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं या लगे हुए हैं? जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सो टाइम आउट फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 16 स्टेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था सवाल, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये भी सवाल उसी तरह से बनेगा जिस तरह से अभी अभी मैंने आपको बताया। 16 ऐसे राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। जैसे कि पड़ोसी देश कहने का क्या मतलब, हमारे भारत के बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये नेपाल है, ये फिर चाइना है, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान है, फिर यहाँ से अफ़गानिस्तान भी कुछ क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ पे आप बांग्लादेश देख रहे होंगे, ये म्यांमार देख रहे हैं, ये भूटान देख रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ये देश हैं। तो ये आपसे पूछा गया था यहाँ पे सवाल कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं? तो ये सारे देश हैं, और उन सारे देश से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं, जिनका क्षेत्रफल अटैच होता है, लगता है। ठीक है, तो आप यहीं पे अगर हम पाकिस्तान को देख लें तो यहाँ से आपको गुजरात देख रहे होंगे, राजस्थान देख रहे होंगे, ये पंजाब देख रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर है, फिर यहाँ पे लद्दाख है, और फिर चलिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेपाल से अगर हम नेपाल से देखें तो नेपाल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, फिर यहाँ पे बिहार हो गया, उसी तरह से ये सिक्किम हो गया, और उसके बाद फिर ये बांग्लादेश हो गया। तो इस तरह से हम सभी राज्यों को देख सकते हैं कि टोटल मिला करके, यानी कुल मिला करके 16 ऐसे राज्य हैं जो कि विदेशी राज्यों या फिर पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत के 16 राज्य, कहीं कहीं पे फ्रेंड्स आपको 17 राज्य भी मिल सकता है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक भारत का मानचित्र लीजिए और उसमें देश को, राज्य से जो भी अन्य देश से जो राज्य हमारे भारतीय राज्य अटैच हो रहे हैं, सट रहे हैं, उन सबको आप देख सकते हैं भली भांति। ओके, तो आशा करता हूं मैं कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। 16 स्टेट, पर कहीं कहीं पे अगर आपको 16 ना मिले ऑप्शन में, 17 मिल रहा है, तो आपका वहाँ पे 17 आंसर होगा। या फिर अगर नन ऑफ दी एबव है तो आप नन ऑफ दी एबव यानी कि दिए गए में से कोई नहीं पे जा सकते हैं निसंकोच। ओके, फिलहाल यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो 16 राज्य ही होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था?
1896, 1787, 1945 या फिर 1915? जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दूं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे कि आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है अगर आप लोग जानते होंगे, चलिए मैं बता ही देता हूँ। वैसे मैंने डिस्कस कर रखा है अपनी किसी न किसी वीडियो में तो बताया है, हाँ महात्मा गांधी वाले टॉपिक में मैंने वीडियो में मैंने बताया है। और उसमें मैंने कहा होगा कि जो कहा है, जो बात है वही मैं कहूँगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो इस वजह से मनाया जाता है कि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को, जो कि डेट यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है ये 1915, ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे। ठीक है, तो इसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिलहाल इस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो यहाँ पे 1896 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। और यहीं से एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है वो मैंने अभी अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे, इसी वजह से मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जलीय एवं स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं? जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के जलीय एवं स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो, ओह क्वेश्चन ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत के जलीय और स्थलीय सीमा से नहीं लगे हुए हैं? यहाँ पे फ्रेंड्स होगा नहीं लगे हुए हैं, तभी यहाँ पे आपको आंसर मिल सकता है सही। और उसके बाद जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन फिर खुद से टाइप करता हूँ, इस वजह से थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है। पर चलिए जो प्रॉब्लम है मैंने आपको शॉर्ट आउट कर दिया है, बता दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या होता। निम्नलिखित में से कौन भारत के जलीय एवं स्थलीय सीमा से नहीं लगने वाले देश हैं? तो वो चीन नहीं है, जबकि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, एक नहीं 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ओके फ्रेंड्स, ढाका है। और यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ओके, और म्यांमार की राजधानी ने पाइताव है, ने पाइताव। ओके, ध्यान में रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो चीन होगा, और चीन की राजधानी भी मैं आपको बता दूं कि चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग। ओके, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। यहाँ से तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूँ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, ये चीन की राजधानी बीजिंग, ध्यान में रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और म्यांमार की राजधानी, सॉरी यहाँ पे ये म्यांमार था, लास्ट वाला पॉइंट म्यांमार था, और इसकी राजधानी क्या होगा तो ने पाइताव। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल का क्वथनांक कितना होता है? चलिए, कुछ लोग शायद क्वथनांक नहीं समझेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि क्वथनांक का मतलब होता है फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ जल का क्वथनांक पूछा गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन?
यहाँ से आपसे पूछा गया कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे कि जल का जो क्वथनांक होता है, यानी कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जल कितने डिग्री केल्विन पर, कितने डिग्री केल्विन पर उबलना प्रारंभ होता है, तो 373.15 केल्विन। ध्यान में रखेंगे 373.15 केल्विन, और ये केल्विन में है फ्रेंड्स। अगर हम इसको जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये अगर हम यहाँ पे सी कर देते के की जगह, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जो कि सेल्सियस में हो गया। ठीक है, ये सेल्सियस में हो गया। जल का क्वथनांक सेल्सियस में पूछा जाता तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी होता, लेकिन हमसे केल्विन में पूछा गया है, इसी वजह से हमारा राइट आंसर ए है। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। कोई पदार्थ अगर गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। वाष्पन, विसरण, संघनन या फिर ऊर्ध्वपातन। जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ये संघनन। ओके, गैस की अवस्था से सीधे द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाना, गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाना संघनन कहलाता है। ध्यान में रखेंगे। और ये वाष्पन तो आप सभी लोग, मुझे लगता है कि वाष्पन सभी लोग जानते होंगे। अगर किसी कोई जल भाग अगर आप उसको गर्म करते हैं, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो उबलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अभी मैंने आपको बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन, अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। तो ये जब बॉयल होने लगता है वाटर, तो उसमें से आप देखते हो कि भाप बन के कुछ ऊपर आता है, तो वो क्या होता है, वाष्पित हो रहा है। पानी क्या होता है, वाष्पित होता है, तो वही होना है, मतलब इसका मतलब यही है वाष्पन। ध्यान में रखेंगे। और ऊर्ध्वपातन तो फ्रेंड्स मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, या नहीं जानते तो जान लीजिए कि ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ का किसी ठोस पदार्थ को जलाने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं जो कि आप सभी लोग को समझ में आएगा, वो है कपूर। कपूर आप जला के कभी देखिए, या फिर अगर आपने कभी जलाया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि वो ठोस होता है, यानी कि आप देखते हैं उसको हाथ में लेते हैं तो वो ठोस होता है। जब आप उसको जलाते हैं तो बगैर लिक्विड में, यानी कि बगैर तरल पदार्थ में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट क्या होता है, हवा में विलीन हो जाता है जलते जलते। तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है वहाँ पे। तो ओके फ्रेंड्स, हमारे क्लास का जो सवाल सब है यहीं पे समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए क्लास में और लाइक एंड शेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। क्लास में उपस्थिति के तौर पे सभी लोग जय हिंद कहना नहीं भूलेंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।